Dear students, once again I welcome you all in DSCJ online classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Amol Sharma, teacher from Department of School Education, Jammu. Students, today we will continue our first lesson of chemistry, and that is matter in our surrounding. In our last class, we discussed the states of matter, we discussed the properties of matter. Now we will continue this lesson, and the very first subtopic of today's class is change of state of matter. A change of state is a physical change in a matter. They are reversible change and do not involve any changes in chemical makeup of matter. So students, physical changes are those changes in which only the physical appearance of a substance change. Chemical composition remains the same. Common changes of state include melting, freezing, sublimation, deposition, condensation and vaporization. Like some changes are shown in the figure given below. फिजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आती है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर. इन सॉलिड स्टेट इट इज H2O, in liquid state it is again H2O, and in gaseous state, that is in vapor form, it is again H2O. So students, whatever is the state of water and whatever is the source of water, the chemical composition remains the same, that is H2O. खाली फर्क इसमें आएगा, सॉलिड को हम हीट करेंगे, आइस को हीट किए वाटर बनाया, वाटर से स्टीम, स्टीम से वापस कंडेंस करके वाटर, या हमने वहां से उसे सॉलिड फॉर्म में बना दिया, तो सिर्फ उसमें क्या है, शेप में चेंज आ रही है. दीज आर द रिवर्सिबल चेंजेस एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन. अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, कि जब भी स्टेट चेंज होती है तो कैसे चेंज होती है और किस चीज का उसके ऊपर असर पड़ता है. सो वेरी फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर increases and they begin to vibrate with higher energy. अब काइनेटिक एनर्जी हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था, इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स. अब जैसे मोशन ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा होगी, या एनर्जी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, तो पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे. अब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सो इन आवर लास्ट टॉपिक वी आल्सो डिस्कस दैट rate of diffusion, more is the temperature, more will be the kinetic energy, more will be the diffusion, that is more will be the movement of substance. जितना ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, जैसे हमने हॉट फूड की एग्जांपल ली थी कि हॉट फूड की जो स्मेल है हमें दूर से आ जाती है और कोल्ड फूड के लिए पास जाना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल जो है वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं और ज्यादा दूर डिस्टेंस चले जाते हैं. तो ऐसे ही जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी. As we discussed that particles of a matter are vibrating continuously, वो random motion में है, वो move करने की कोशिश करते हैं. But in solids there is strong force of attraction, so they cannot move away from each other. In liquids there is little bit weak force of attraction. As a result, they move to the lower level. And in gases there is no force of attraction, so the particles of gas moves in any direction. तो जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी. एज ए रिजल्ट दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड अल्टीमेटली दे गेट डिटैच्ड बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिड्यूस्ड. टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही वो गेन करेंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम, और अल्टीमेटली वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. एंड व्हेन दे स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन डिक्रीजिंग देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, a solid get converted into liquids. And if we further increase the temperature, the force of attraction between the particles reduces further, and ultimately the particles move away from each other and get converted into gas. So जैसे फिगर में आप देखो solids, liquids और gas, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई
और ये पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, दे स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एज अ रिजल्ट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द पार्टिकल्स की एनर्जी और ज्यादा थी एंड दे स्टार्ट्स मूविंग continuously moving away from each other. Now they get converted into gas. So on increasing the temperature, solids converted into liquids and liquids get converted into gases. अब solids जो है they undergo phase change to form liquid and similarly liquids undergo a phase change to form gases. तो solid से liquid और liquid से gases बनती हैं. लेकिन अब सॉलिड की अगर हम बात करें तो वो उसी वक्त एकदम जैसे हीट अप्लाई की हमने उसी वक्त वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. हम सॉलिड को हीट करेंगे एट ए सर्टेन टेम्परेचर इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, दैट इज एट ए सर्टेन टेम्परेचर एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. So the melting point of a solid is defined as the temperature at which a solid melts to become liquid. जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जिस टेम्परेचर पे वो इट जस्ट बिगिंस टू मेल्ट, जस्ट बिगिंस टू कन्वर्ट, स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू लिक्विड, जिस टेम्परेचर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट. जैसे आइस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है. तो एट मेल्टिंग पॉइंट दिस आइस जो वाटर है इट एग्जिस्ट इन टू फेजेस, सॉलिड में भी होगा, आइस पे भी और लिक्विड में भी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे जो है वो दोनों फेजेस पे ये एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड एंड लिक्विड. एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली. तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा कि कोई भी सॉलिड जो है वो दोनों स्टेट पे, क्योंकि उस वक्त वो मेल्ट होना शुरू हुआ है, तो अभी वो सॉलिड फॉर्म में भी है और लिक्विड में भी है. जब वो सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसका टेम्परेचर चेंज होगा. अब सारा जब तक लिक्विड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है तो हमने उसे कुछ हीट अप्लाई की, वो हीट कहाँ गई. अब जैसे हम कोई सॉलिड लेते हैं उसे हीट अप्लाई करते हैं तो वो इमीडिएटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो कुछ देर के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगा. हम हीट उसे कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं. जैसे अगर किसी सॉलिड की बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट उसका 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे 30 पे हमने रूम टेम्परेचर की बात करें 25-30 पे, तो 25-30 डिग्री सेल्सियस से हमने उसे 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया और 50 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो मेल्ट होना शुरू हुआ. तो 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक जो हमने उसे हीट सप्लाई की, वेयर डज दैट हीट गो, कि वो जो हमने हीट सप्लाई की वो हीट कहाँ गई. वो हीट जो हमें जिसका असर नहीं दिखाई दिया, जो हमें नहीं दिखाई दे रही है उसका इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द हिडन हीट और लेटेंट हीट. सो लेटेंट हीट इज द हिडन हीट, वी कैन इट इज लेटेंट हीट और हिडन हीट. अब वो हीट कहाँ यूज हो रही है, अब 50 डिग्री सेल्सियस पे जाके सॉलिड अगर मेल्ट कर रहा है, नॉर्मल 30 डिग्री से हमने उसे हीट किया, तो वो जो हीट हमने उसे सप्लाई की, दैट हीट गेट यूज्ड to overcome the force of attraction between the particles of the solid. Solids are held together by strong force of attraction, और जब तक वो फोर्स वीक नहीं होती तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. तो वो जो हमने हीट अप्लाई की, जब तक वो सब्सटेंस मेल्ट नहीं हुआ, 20 डिग्री उसने यूज कर लिया, 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक उसने हीट यूज की, तो वो जो हीट हमने सप्लाई की, दैट हीट इज यूज्ड टू ओवरकम the force of attraction between the particles, and once the force of attraction is overcome, the solid get converted into liquid. So latent heat is the heat required to change the state of matter without change in temperature, क्योंकि वो उसके उसके मेल्टिंग पॉइंट पे उस वक्त होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, तो वो उस वक्त दोनों स्टेजेस पे है. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग मीन्स it is the heat required in joules to convert 1 kilogram of a solid to liquid at its melting point, means without change in temperature. तो बिना टेम्परेचर चेंज किए जो हीट हम यूज कर रहे हैं, which is used to overcome the forces of attraction, that heat is called as latent heat. And in case of melting, it is the heat used to required to convert 1 kilogram of solid to liquids. Then boiling. Now boiling is
when a liquid is being heated at a certain temperature, it begins to boil, that it starts converting into vapors. So the temperature at which a liquid starts converting into its vapors, that temperature is called as boiling point. Like the temperature of boiling point of water is 100 degrees Celsius. Means in order to boil the water, we need to heat the water up to the temperature of 100 degrees Celsius. अगर नॉर्मल 30 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर है तो 70 डिग्री सेल्सियस हमें और टेम्परेचर उसे हीट देनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे और वो उस टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू करेगा. सो 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो हमने हीट सप्लाई की, अगेन दैट हीट गेट यूज्ड अप बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुड बी ओवरकम. तो वो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज हो गई ताकि वो पार्टिकल्स दूर दूर जा सके और अल्टीमेटली वो गैसेस में कन्वर्ट होंगे. सो दैट इज अगेन द लेटेंट हीट. तो लिक्विड्स को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट हमने यूज की 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सो बॉइलिंग means converting of liquid into its vapor at its boiling point. और boiling क्या है? ये एक bulk phenomenon. Bulk phenomenon means the whole of the liquid boils at once, in a single way. कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाली लेयर ही बॉयल करेगी, सारा का सारा बल्क जो है वो एक साथ बॉयल करेगा और कन्वर्टेड होना शुरू हो जाएगा वेपर्स में. तो जैसे हमने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स. तो जिस बॉइलिंग पॉइंट पे ये दोनों फेजेस पे एग्जिस्ट करेगा तो टेम्परेचर जो है वो थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. नो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि हम टेम्परेचर जो है वो कैसे बढ़ रहा है और हीट हम ऐड कर रहे हैं. जैसे सॉलिड्स को हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जैसे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा तो इस टेम्परेचर पे इट एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड. तो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो इसका हीट हम ऐड करते हैं कि टेम्परेचर राइज करेगा और वो टेम्परेचर जो है वो जो हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो किस में यूज हो रही है? उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए. फिर बॉइलिंग पॉइंट पे जाके वो लिक्विड और गैसेस में दोनों में यूज होगा. सो हीट यूज अप हियर इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड अल्टीमेटली इट गेट कन्वर्टेड इनटू गैस. सो दिस इज हाउ द लेटेंट हीट वर्क्स. Now, the next topic of this lesson is temperature conversion. So, temperature is the degree of hotness or coldness of an object, mean how hot or how cold an object is. So, we do have different measuring unit of temperature. डिग्री सेल्सियस इज देयर, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है. जो एसआई यूनिट है वो क्या है? केल्विन. सो हमारे पास फार्मूलेज हैं हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट एंड टू केल्विन, देन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. तो ये कुछ नॉर्मल फार्मूलाज दिए हुए हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो दिस आर द फार्मूला फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ temperatures. But in our book we have only conversion of Celsius to Kelvin and Kelvin to Celsius. So let's do some exercise of this. Very first question on the basis of temperature conversion is what is 30 degrees Celsius in Kelvin? कि you have to convert 30 degrees Celsius into Kelvin. अब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला आ गया K इज इक्वल टू C प्लस 273.15. आप राउंड फिगर में 273 भी ले सकते हैं. तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस यू नीड टू ऐड द 273. तो इट इज सो 30 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज 303.15 केल्विन. तो 30 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस में 273.15 ऐड करेंगे. अगर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हमें वो माइनस करेंगे, माइनस 273.5. जैसे 225 केल्विन है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस. So Kelvin 225 minus 273, so ultimately it is minus 48.15 डिग्री सेल्सियस. सो ऐसे ही हमारा जो है टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर दिया हो सो उसे हम सेल्सियस में या केल्विन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे हमारा ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस की अगर हम बात करें तो इट इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू केल्विन यू नीड टू ऐड 273.15. And in Fahrenheit, our body temperature, normal body temperature is 98.4 degree Fahrenheit. So this is how temperature conversion takes place.
Now moving to the next part is the effect of pressure on the states of matter, that how pressure affects the states of matter. So now pressure mean, applying pressure mean to compress a substance, to compress a matter. Now in order we can compress only those substances which have spaces between them. जैसे अगर हमें क्लैप करना हो तो अगर हमारे दोनों हाथ पहले से ही जुड़े होंगे तो वी कैन नॉट क्लैप. सो क्लैप करने के लिए हमारे दोनों हाथों के बीच में स्पेस होना जरूरी है ताकि उसे हम कंप्रेस करके हाथों के साथ टकरा सकें. अब सॉलिड्स में स्पेस नहीं होती है और कम स्पेस होती है, सो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. लिक्विड्स में कुछ स्पेस होती है, सो दे कैन कंप्रेस टू अ सर्टेन लिमिट. एंड गैसेस, देयर इज अ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, सो वी कैन कंप्रेस देम इजीली. सो व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड, the particles come closer to each other. So gases are compressible because on applying pressure, the space between the gaseous particle decreases. Therefore, gases can be compressed easily. लेकिन जब हम compress करेंगे तो particles पास आएंगे, the temperature will increase. वैसे पास आएंगे, friction होगा उनके बीच में तो particle वहां पे increase करेगा, temperature increase करेगा. So in order to liquefy a gas, you need to apply pressure and at the same time you have to decrease the temperature. अगर हमें किसी भी गैसेस को, एयर को या किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर हमें कम करना है और प्रेशर अप्लाई करना है. प्रेशर बढ़ाएंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, वी कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड. अब जैसे हमारे पास घरों में, जैसे मैंने यहाँ पे दिया एक एग्जांपल दिया है एलपीजी. अब एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. जो हमारे सिलेंडर में जो गैसेस होते हैं, जो हम कुकिंग गैस की बात कर रहा हूँ, वो एक लिक्विफाइड गैस है. अब लिक्विफाइड है कि वो लिक्विड है कि नहीं है, उसे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे. अब जैसे ही आप रेगुलेटर खोलते हो तो वहां से गैस बाहर आती है क्योंकि उसके ऊपर सिलेंडर की वॉल्स का प्रेशर नहीं है. प्रेशर जैसे ही कम होता है वो गैसेस में कन्वर्ट होती है. लेकिन आप देखने के लिए कि वो लिक्विड में है कि नहीं है, जब कभी सिलेंडर आधा हो तो उसे आप हिलाएं. हिलाने पे आपको बीच में पानी की तरह उसमें से आवाज आएगी. इट मीन्स एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड द सिलेंडर, सो देयर इज द प्रेशर ऑफ द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर, और वो उसकी वजह से वो पार्टिकल्स पास पास है और गैस जो है वो बहुत ज्यादा वहां से वो ठंडी भी होती है. तो जैसे ही आप उसे रिलीज करेंगे प्रेशर, तो अगेन इट गेट लिक्विड, गेट पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे तो वो फिर गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो गैसेस के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे पिस्टन हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर कम करेंगे तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सो गैसेस कैन बी टर्न्ड इनटू लिक्विड बाय कंप्रेसिंग एंड कूलिंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज sublimation. Sublimation की अगर हम बात करें तो it is the changing of a solid directly into vapors on heating and of vapors into solid on cooling is called sublimation. कि solids directly convert होते हैं gases में without undergoing liquid state. तो इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल देते हैं, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स, जिसे हम फिनाइल कहते हैं, फिनाइल बॉल्स हम कपड़ों में डालते हैं व्हाइट कलर के ताकि कीड़ा ना लगे, या टॉयलेट्स में हम ओडोनिल वगैरह रख देते हैं फ्रेग्रेंस के लिए. तो अब देखो कि कुछ हफ्तों के बाद वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ओडोनिल का कोई भी ड्रॉप नीचे नहीं पड़ा है और जिनमें हमने नेफ्थलीन वॉल्स, फिनाइल वॉल रखे हैं तो वो कपड़े भी गीले नहीं है. इट मीन्स कि दे हैव डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड इनटू गैसेस. तो सो दे अंडरगो सब्लिमेशन. तो सॉलिड का डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होना और गैसेस का ठंडा होकर डायरेक्टली सॉलिड्स में कन्वर्ट होना, दैट इज द सब्लिमेशन. The substance which undergo sublimation, जिन substance की sublimation होती है, they are the sublimes. जैसे naphthalene balls, ammonium chloride, camphor है, iodine है, they all are the sublimes. And the solid obtained by cooling the vapors of solid is called sublimate. तो जो ठंडा होकर मिला वो sublimate आ गया. अब जैसे एक्टिविटी के तौर पे हमें अमोनियम क्लोराइड एक सबलाइम सब्सटेंस है, ये हमें देखना है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया सॉलिड और उसे हमने एक चाइना डिश में रख के उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दिया और फनल में यहाँ पे हमने उसके ओपनिंग पे कॉटन प्लग रख दिया सो दैट वेपर्स कुड नॉट एस्केप फ्रॉम हियर. और उसे हमने हीट किया बाय प्लेसिंग इट ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट विद द हेल्प ऑफ द बर्नर. ऑन हीटिंग दिस अमोनियम क्लोराइड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स. The vapors could not escape as there is a cotton plug, and after some time when all this has converted into vapors, just close the burner. उसको हमने बर्नर को ऑफ किया.
फिर हम देखेंगे कि जो वेपर्स थे दे स्टार्ट कंडेंसिंग, दे स्टार्ट स्टिकिंग टू द सरफेस, जिस सरफेस के वो कांटेक्ट में आएंगे वहां पे चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली these vapors on cooling sticks to the walls of the funnel. So this is a solidified ammonium chloride. Vapors थे जो बाद में किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में। So vapors directly convert into solid, directly convert into vapor, and vapor directly converted into solids. So there is no liquid state. So this is how sublimation takes place. Then our next subtopic of this lesson is interconversion of states of matter. तो इंटर कन्वर्जन जैसे मैंने आपको बताया, इट रेफर्स टू द चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर, किसमें एक स्टेट से मैटर दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है और वापस हम ओरिजिनल स्टेट में आ सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, कि सॉलिड को लिक्विड में करो, लिक्विड को हीट करके गैस को ठंडा करके वापस लिक्विड में। सो दीज आर द इंटरचेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि आइस को अगर हम हीट करते हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को हीट किया गैस में कन्वर्ट हो गया, जब वाटर को वापस फ्रीज किया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया, गैस जो है वो कंडेंस होके वापस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वो जो वाटर था वो रहा वाटर ही, H2O ही, तो उसमें कोई भी चेंज जो है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन में नहीं आई। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज जस्ट अ फिजिकल चेंज। Now the last topic, subtopic of this lesson is evaporation. So what evaporation is? The process of a liquid changing into vapors or gas below its boiling point. कि liquids का vapors में convert होना below its boiling point is called as evaporation. क्योंकि अगर liquid vapors में convert हो रहे हैं at its boiling point, then that is the boiling, that is not evaporation. तो इवेपोरेशन हो गया कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यूजुअली हम वाटर के लिए ये टर्म यूज करते हैं। जैसे आप मान लो कि आपने वाटर ओपन में रखा हुआ है, बाहर धूप में आपने रख दिया, इट इज नॉट 100 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, तो आप देखोगे कुछ देर के बाद या कुछ घंटों आवर्स के बाद, कुछ घंटों के बाद, दैट वाटर हैज इवेपोरेटेड। वो कटोरी जो जिस कंटेनर में रखा होगा वहां या तो लेवल कम हो गया होगा, और अगर किसी थोड़े सा वाटर रखा होगा तो वो सारा का सारा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा। अब वहां पे बॉइलिंग नहीं है क्योंकि बाहर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, लेकिन आप वाटर को एक यूटेंसिल में लो, उसे गैस पे रखो, देन हीट इट ऑन रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। वो पूरा का पूरा बल्क एक साथ बॉइल करेगा और फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है, वो सिर्फ टॉप लेयर से ही वाटर इवेपोरेट करता है। जैसे आप कभी गर्मियों में नदी में जाओ तो ऊपर वाली लेयर में पानी गर्म होता है, नीचे जो है वो पानी ठंडा होता है, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो टेकिंग प्लेस फ्रॉम द सरफेस लेयर। लेकिन जो बॉइलिंग जो है इट इज ए बल्क फेनोमेनन, सारा का सारा वाटर एक साथ बॉइल करेगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज द इवेपोरेशन। Now after that we have factors affecting evaporation. So evaporation mainly depends on temperature, surface area, humidity and wind speed. So let us discuss one by one how do they affect. The rate of first is the temperature. The rate of evaporation increases on increasing the temperature of the liquid. कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। अब जैसे आप एक कंटेनर लो, उसमें कुछ वाटर रखो, एक सनी डे में एक्सपेरिमेंट करो और सेम अमाउंट का वाटर सेम कंटेनर में सेम टाइम के लिए क्लाउडी डे पे रखो। आप देखोगे कि यू विल ऑब्जर्व द इवेपोरेशन वाज फास्टर ऑन ए सनी डे रादर देन ऑन ए क्लाउडी डे, क्योंकि सनी डे पे टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, गर्मी ज्यादा थी, इसलिए इवेपोरेशन ज्यादा हुई। सो वी कैन कंक्लूड दैट evaporation is directly proportional to temperature. More is the temperature, more will be the evaporation, and vice versa. Second is the surface area of liquid. Now the rate of evaporation increases on increasing the surface area of the liquid. If the same liquid is kept in a test tube and in a china dish, the liquid kept in china dish evaporate more rapidly. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज होगा। जैसे आप एक हॉट, आपको गर्म चाय मिलती है इन कप और आप नीचे एक सॉसर है, तो आप चाय को सॉसर में डालते हो। अब सॉसर का एरिया जो प्लेट है उसके नीचे, उसका एरिया क्या है, ज्यादा है, और कप का सरफेस एरिया कम है। तो सॉसर में या उस प्लेट में जो है चाय जल्दी ठंडी होगी क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। कप में चाय धीरे ठंडी होगी क्योंकि कप का सरफेस एरिया, उसमें लिक्विड का जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसका एरिया क्या है, कम है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इवेपोरेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज द विंड स्पीड।
द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितनी ज्यादा हवा तेज होगी इवेपोरेशन भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे कई बार हम अगर बाहर कहीं हमने रस्सी पे कपड़े डाले हुए गीले कपड़े, तो अगर हवा थोड़ी तेज चल रही हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। या कई बार हम कमरे में कपड़े सुखाने के लिए हम इसको स्विच ऑन कर देते हैं फैन को, ताकि हवा तेजी से हो तो इजिली इवेपोरेशन होगी। तो वी कैन कंक्लूड दैट इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। मोर इज द विंड, मोर विल बी द इवेपोरेशन। Then humidity of air. Now the humidity is the amount of water present in air. When humidity of air is low, the rate of evaporation is high and the water evaporates more readily. अब ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी। जैसे गर्मियों में अगर आप देखो ड्राई एयर होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे अगर ह्यूमिडिटी 20% है तो एयर स्टिल हैज द कैपेसिटी टू होल्ड 80% मोर वाटर, सो इट विल एब्जॉर्ब मोर वाटर। और जैसे बरसात में ह्यूमिडिटी जो है लगभग 80% ही होती है, 60 या 70% है, तो अब उसके बाद 70% है तो इट कैन अकोमोडेट ओनली 30%। तो सिर्फ 30% वाटर ही और अकोमोडेट कर पाएगी और रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर एयर में ह्यूमिडिटी कम है तो इट एब्जॉर्ब्स द मोर वाटर। तो more absorbs more water, from where it absorbs mean more water is evaporated. So it means more is the humidity, less will be the evaporation. और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। So these are the factors that affecting the rate of evaporation. Now let us discuss this evaporation causes cooling. How it causes cooling? So evaporation caused cooling, and it is based on the fact that whenever a liquid evaporates, it takes away the latent heat from anything that it touches. कि कोई भी लिक्विड जब इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेशन के लिए वो हीट यूज करेगा। कहां से यूज करेगा? जहां पे वो लिक्विड पड़ा हुआ है, तो अपने आसपास की वो हीट यूज कर लेगा। जब किसी की हीट चीज की कम हो जाती है तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे हम कॉमन एक एग्जांपल देखिए प्रेस्पायरेशन की, स्वेटिंग कि जैसे हमें बहुत ज्यादा पसीना पड़ा हुआ हो और हम बाहर से दौड़ते हुए पंखे के नीचे बैठते हैं और वी फील कूल बिकॉज द स्वेट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग। जब वो स्वेट इवेपोरेट करेगा इट टेक्स अवे द लेटेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी से हीट ली और हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें क्या लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी कूल हो जाएगी क्योंकि लेटेंट हीट सरफेस से उसने यूज कर ली। लेकिन जब सारा का सारा स्वेट इवेपोरेट हो जाता है फिर हमें उस पंखे की हवा इतनी ठंडी नहीं लगती है, बिकॉज देयर इज नो स्वेट, सो इवेपोरेशन, देयर इज नो इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन नहीं हो रही होगी तो लेटेंट हीट कौन यूज करेगा? कोई भी यूज नहीं करेगा। जब तक स्वेट था तो वो इवेपोरेशन के लिए हमारी बॉडी की हीट यूज कर रहा था, तो इसलिए हमें ठंडा लग रहा था उस पंखे के नीचे। जब स्वेट इवेपोरेट कर गया तो अब वहां पे लेटेंट हीट यूज नहीं होगी, तो इसलिए हमें वही पंखे से हमें हवा फिर थोड़ी गर्म लगती है। Another example कि during hot days water is usually kept in earthen pot called pitcher or मटका to keep it cold. अब मटके में हम पानी रखते हैं तो वो पानी का लेवल आप देखो, रात को रखो सुबह तक पानी ठंडा भी हो गया होगा और थोड़ा लेवल उसका कम हो जाता है। वो ऐसा क्यों? बिकॉज द walls of that pot has pores and water seeps out, water evaporates through those pores. तो उन pores में से वाटर जो है वो कंटिन्यूसली इवेपोरेट कर रहा है। अब वो इवेपोरेशन के लिए हीट कहां से यूज करेगा? It will use the heat, latent heat of that very मटका, that very pot, that very water जो वाट उसके बीच में है। तो जब उसने उस मटके की लेटेंट हीट यूज कर ली इवेपोरेशन के लिए तो उस मटके की हीट जो है कम हो जाएगी और उसका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे वहां पे कम हो जाएगा और अल्टीमेटली वाटर कूल्स और उसका लेवल भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेवल क्यों कम होगा? क्योंकि वाटर वहां से इवेपोरेट हो गया है। और ठंडा क्यों हो जाएगा? क्योंकि इवेपोरेशन के लिए उसने लेटेंट हीट किसकी यूज की? उस मटका। तो इस तरह से वाटर कूलर की जो हम घरों में डेजर्ट कूलर कॉमनली यूज करते हैं उसमें भी सेम ही है। जो डेजर्ट कूलर है इट कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। हॉट मीन हाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज मोर सो इवेपोरेशन विल बी मोर, एंड ड्राई मीन लेस ह्यूमिडिटी, सो लेस ह्यूमिडिटी मीन मोर इवेपोरेशन। तो हम क्या करते हैं, हम उस वाटर कूलर में, डेजर्ट कूलर में पानी डालते हैं, सुबह डालते हैं दोपहर तक कम हो जाता है, या दोपहर को डालो तो रात तक कम हो जाता है। तो इट मीन्स कि दैट वेयर डज दैट वाटर गो? दैट वाटर इवेपोरेट्स। वो वाटर इवेपोरेट कर गया और उसने हीट कहाँ से यूज की? उस कूलर की, उस कमरे की जहां पे वो कूलर लगा हुआ है। तो जब तक वाटर इवेपोरेट होता रहेगा तब तक वो हीट यूज करता रहेगा और जब तक हीट यूज कर रहा है तब तक वहां का टेम्परेचर भी कम होगा और हमें वो ठंडा ही रखेगा। सो दिस इज हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये लेसन की स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
इवेपोरेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे. So I would like to request you to go through the lesson again and again so that all the topics will be clear to you. So very soon we will meet with our next video, next class. Till then, thank you. Stay home, stay safe.